तारीख के एपिसोड्स में बांग्लादेश युद्ध से जुड़े कई किस्से हम आपको सुना चुके हैं। आज इसी युद्ध से जुड़ा एक ऐसा किस्सा जब इंदिरा गांधी के नाम पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बांग्लादेश के बाबू को 60 लाख रुपए दे दिए। कहानी खुली तो पता चला कि इन पैसों का इस्तेमाल बांग्लादेशी विद्रोहियों की ट्रेनिंग के लिए होना था, लेकिन फिर हो गई एक गड़बड़। बैंक के एक कैशियर ने बात पुलिस तक पहुंचा दी। जल्द ही बात पूरी दिल्ली में फैल गई। पुलिस ने अपनी तहकीकात में बताई एक ऐसी कहानी जिसके अनुसार एक आदमी ने इंदिरा की आवाज की नकल कर 60 लाख रुपए लूट डाले थे। इस केस को द नागरवाला केस नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं क्या था नागरवाला केस। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। 1971 का साल और 24 मई की तारीख थी। संसद भवन रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच खुले 45 मिनट ही हुए थे कि तभी बैंक में एक कॉल आया। फोन उठाया कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा ने। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, मैं पीएम हक्सर बोल रहा हूँ। पीएम हक्सर यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मुख्य सचिव। हक्सर मल्होत्रा से कहते हैं, मैडम आपसे बात करना चाहती हैं। फोन पर अगली आवाज इंदिरा गांधी की थी। इंदिरा मल्होत्रा को एक जरूरी डिलीवरी के बारे में कुछ बताती हैं। बैंक से कुछ दूर एक आदमी तक 60 लाख रुपए पहुंचाने थे। मल्होत्रा कहते हैं, जैसा आप चाहें माता जी। इसके बाद डिप्टी कैशियर से 60 लाख मंगवाकर मल्होत्रा एक बक्से में भरते हैं और उसे बैंक की गाड़ी में डलवा देते हैं। मल्होत्रा खुद ड्राइवर की सीट पर बैठकर गाड़ी को बैंक से कुछ दूर ले जाते हैं, जहां एक आदमी गाड़ी के पास आता है। मल्होत्रा पूछते हैं, बांग्लादेश के बाबू तुम ही हो? दूसरी तरफ से जवाब आता है, बार एट लॉ। कोड वर्ड कंफर्म हो चुका था। मल्होत्रा उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। गाड़ी पंचशील मार्ग के जंक्शन पर पहुंचती है और बांग्लादेश का बाबू कैश का बक्सा लेकर गाड़ी से उतर जाता है। साथ ही मल्होत्रा से कहता है, पीएम हाउस जाकर वाउचर ले लेना। मल्होत्रा पीएम हाउस पहुंचते हैं, लेकिन इंदिरा वहां नहीं थी। इसके बाद वो संसद भवन का रुख करते हैं। वहां भी मुलाकात उनकी इंदिरा गांधी से हो नहीं पाती, प्राइम मिनिस्टर है। इस दौरान बैंक में डिप्टी हेड कैशियर रुहेल सिंह एक अलग पसोपेश में थे। 1.5 घंटे से मल्होत्रा और बैंक के 60 लाख रुपए गायब थे। उन्होंने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन जब मल्होत्रा लौटे नहीं तो उन्होंने अपने सीनियर्स को ये बात बता दी। सीनियर्स के कहने पर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। मामला पुलिस में पहुंचा और वहां से पत्रकारों के पास। जल्दी पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 60 लाख का डाका पड़ गया। उप पुलिस अधीक्षक डीके कश्यप की लीडरशिप में एक टीम का गठन होता है और पुलिस पैसों की खोजबीन शुरू करती है। ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन तूफान। पुलिस ने सबसे पहले उस टैक्सी की खोज शुरू की जिसमें पैसे लूटने वाला बैंक की कार से उतरने के बाद बैठा था। टैक्सी वाले ने पुलिस को बताया कि उस आदमी ने सारा पैसा एक सूटकेस में डाला और टैक्सी को पुरानी दिल्ली ले गया। उतरते वक्त उसने टैक्सी वाले को 500 रुपए भी दिए। इस तरह पूछताछ करते हुए देर रात तक पुलिस एक अभियुक्त तक पहुंचती है, धर्मशाला से उसे पकड़ती है और उसके पास पूरे 60 लाख रुपए भी बरामद हो जाते हैं। देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस ने पूरी कहानी पत्रकारों को बताई कि कैसे रुस्तम सोहराब नागरवाला नाम के एक शख्स ने इंदिरा गांधी की आवाज की नकल की और कैशियर से पैसे लूट लिए। अब यहाँ पर कुछ बातें नोट कीजिए। नागरवाला को फेशियल पैरालिसिस की दिक्कत थी, उसे बोलने में भी दिक्कत होती थी। इसके बावजूद उसने प्रधानमंत्री की हूबहू आवाज निकाल ली। ये बात किसी को हजम नहीं हुई। कुछ और सवाल भी थे, मसलन पैसे किसके अकाउंट से निकाले गए थे? इतने बड़े बैंक का एक अफसर क्या सिर्फ एक फोन पर 60 लाख रुपए देने को तैयार हो सकता था? और क्या ये सब पहली बार हुआ था? क्योंकि जिस तरह से पैसा दिया गया उससे लग रहा था कि यूं फोन पर फंड रिलीज करना आम बात थी। बहरहाल ये सब तहकीकात आगे होती, उससे पहले नागरवाला पर केस चलना था। नागरवाले ने अपना जुर्म कबूलते हुए कहा कि उसने हाथों हाथ ये प्लान बनाया ताकि बांग्लादेश की हालत पर ध्यान दिला सके। सिर्फ 10 मिनट चले मुकदमे के बाद नागरवाला को सजा दे दी गई, सिर्फ उसके कबूलनामे के आधार पर, और किसी साक्ष्य या गवाह की पेशी तक नहीं हुई। नागरवाला को 4 साल कैद और 1000 रुपए जुर्माने की सजा हुई, लेकिन जेल जाते ही नागरवाला अपने बयान से पलट गया। उसने दोबारा सुनवाई की अपील की। 27 अक्टूबर 1971 को नागरवाला की मांग ठुकरा दी गई। नागरवाला जेल में था, लेकिन तमाम तरह के सवाल इस केस में बाकी थे, इसलिए पुलिस अपनी जांच में लगी रही। कुछ ही हफ्तों बाद यह केस एक और बार सुर्खियों में आया जब 20 नवंबर 1971 को इस केस को लीड कर रहे एसएसपी डीके कश्यप की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हादसा तब हुआ जब कश्यप अपने हनीमून पर जा रहे थे। इस बीच नागरवाला ने एक साप्ताहिक अखबार करंट के एडिटर डीएफ कराका को पत्र लिखकर कहा कि वो एक इंटरव्यू देना चाहते हैं। कारका और नागरवाला दोनों पारसी कम्युनिटी से आते थे।
इसलिए नागरवाला को उन पर भरोसा था। नागरवाला ने एक ऐसा ही खत अपने वकील आरसी माहेश्वरी को भी लिखा। बकौल माहेश्वरी, नागरवाला उन्हें साल की सबसे बड़ी खबर देने वाला था, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। डीएफ कराका उन दिनों बीमार थे, इसलिए उन्होंने नागरवाला का इंटरव्यू लेने अपने असिस्टेंट को भेजा, लेकिन नागरवाला ने असिस्टेंट को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। इस बीच बांग्लादेश युद्ध की शुरुआत हुई और भारत जीत गया। नागरवाला की खबर हो गई पुरानी और वो लगातार अपने केस की सुनवाई के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन मार्च 1972 में दिल का दौरा पड़ने से उसकी भी मौत हो गई। ये मामला दोबारा उठा जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस पूरे वाकये की जांच के लिए जगन मोहन रेड्डी आयोग का गठन किया। आयोग ने इस मामले में 820 पेज की एक रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट में आयोग ने सीधे तौर पर इंदिरा गांधी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन ये जरूर कहा कि उनकी सरकार के अधिकारियों ने इस केस की जांच में अड़ंगे डाले। उसी साल इंडिया टुडे मैगजीन ने अपनी कवर स्टोरी में इस केस का एक और पहलू उजागर किया। रिपोर्ट के अनुसार मई 1971 में भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति बाहिनी के गुरिल्ला लड़ाकों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था और संभवतः ये 60 लाख रुपए भी इसी काम के लिए भेजे जाने वाले थे। नागरवाला ब्रिटिश आर्मी में इंटेलिजेंस अफसर रह चुका था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसने प्रधानमंत्री से बात करने की मांग की। जब ये मांग ठुकरा दी गई तो उसने बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल रुस्तम जी से बात करने की मांग की, जिनके परिवार से उसके पुराने रिश्ते थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कयास भी लगाया गया कि संभवतः पैसे भेजने का ये रूटीन तरीका था और डिप्टी हेड कैशियर रोहेल सिंह की जल्दबाजी के चलते बात बाहर आ गई, जिसके चलते नागरवाला को बलि का बकरा बनना पड़ा। जगन मोहन रेड्डी आयोग ने भी माना कि इस केस में कई स्याह पहलू थे जिनके समय रहते जांच हो नहीं पाई, वो भी तब जब गृह मंत्रालय खुद इंदिरा गांधी के पास था, प्राइम मिनिस्टर रहते हुए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बैंक को लेकर भी कुछ दावे किए। मसलन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बैंक में ऐसा बहुत सा सामान और पैसे रखे हुए थे जिनका किसी अकाउंट से कोई संबंध नहीं था। नागरवाला केस की तरह पहले भी इस तरह से बैंक से पैसे निकाले गए थे और ये रूटीन तरीका यकीनन था। आयोग की रिपोर्ट बाहर आने के बाद बैंक ने अपनी इंटरनल जांच पे बैठाई और कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा को नौकरी से सस्पेंड कर दिया। रोचक बात यह है कि आगे जाकर भारत में मारुति उद्योग की स्थापना हुई तो तत्कालीन सरकार ने वेद प्रकाश मल्होत्रा को इस कंपनी का चीफ अकाउंट्स ऑफिसर बनाया। इंदिरा की मौत के बाद साल 1986 में यह मसला एक और बार उठा जब स्टेट्समैन अखबार ने नागरवाला के कुछ खत छाप दिए। इसमें नागरवाला ने दावा किया था कि इंदिरा से उसकी अच्छी पहचान थी। चूंकि इस केस में बांग्लादेश मसले का नाम बार बार आ रहा था, इसलिए भारतीय खुफिया एजेंसी RNAW यानी कि रॉ का नाम भी इस केस से जोड़ा गया। अखबारों में कयास लगाए गए कि शायद नागरवाला RNAW के लिए काम कर रहा था। इंदिरा की आत्मकथा लिखने वाली कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब इंदिरा में भी इस बात की तस्दीक करती हैं। कैथरीन फ्रैंक लिखती है, नागरवाला पहले भारतीय सेना में कैप्टन के पद पर रहा था और उस समय भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करता था। हालांकि RNAW के सूत्रों ने इस बात का खंडन किया। RNAW के अलावा CIA का नाम भी इस केस के साथ जोड़ा गया। BBC ने नागरवाला केस पर अपनी रिपोर्ट में हिंदुस्तान टाइम्स के 2 अंकों का जिक्र किया है। 1986 में नवंबर महीने में निकले अंकों में इस केस में CIA की भूमिका पर सवाल उठाया गया था। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार नागरवाला CIA के लिए काम कर रहा था और इस पूरे प्रकरण का उद्देश्य इंदिरा सरकार की बदनामी करना था। असलियत क्या थी? जैसे कि कहते हैं, ये सच भी नागरवाला के साथ ही चला गया। इसी के साथ आज का तारीख का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। जाते जाते एक छोटा सा मैसेज भी लेते जाइए। 26 अक्टूबर से ललन टॉप अपने दर्शकों के लिए ला रहा है एक विशेष प्रोग्राम। डाउनलोड कीजिए दी ललन टॉप ऐप और रोज रात 9 बजे खेलिए दी ललन टॉप क्विज। ज्ञान भी बढ़ सकता है और बटुए का वजन भी, क्योंकि 100 रुपए जीतने का मौका है और 50 लोग रोज ऐसा कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर एप्पल चलाते हैं, और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अगर एंड्रॉइड डिवाइस आपके पास है। तारीख का आज का एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था जेरी ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।